आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे आरबीआई न्यूज़ लास्ट 6 मंथ का। और ये जो वीडियो है ये कवर करेगा मई से लेके अक्टूबर तक जो भी न्यूज़ है वो सब कुछ एक साथ आरबीआई वाला। तो पहले बढ़ते हैं पहला न्यूज़ के ऊपर। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म, और ये पूरे इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये ऐसा नहीं कि अभी इसको लॉन्च किया गया 2024 में, इससे पहले 2023 में ही इसको एज अ पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा था और नेशनल वाइड तब लॉन्च नहीं हुआ था। तो इसका काम होता है फैसिलिटेट करना क्रेडिट मतलब लोन देने का काम रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि डिफरेंट जो भी एजेंसीज है वो एक साथ आ पाए, जिसकी वजह से इसका नाम भी पड़ा है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपको कभी भी लोन लेना हो या क्रेडिट लेना हो बैंक से, तो आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपसे पहले तो वेरियस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद लैंड रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो दिखी जाती है, सेल स्कोर दिखी जाती है, ये सब चीज़ें दिखी जाती है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पेपर वर्क करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो टाइम है वो ना लगे, उसी के लिए जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है उसको डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो जिसमें लैंड रिकॉर्ड रहेगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में आएगा, पैन कार्ड रहेगा जिसमें जो प्रोटीन ई गवर्नेंस है वो पिक्चर में आएगा, आधार में यूआई DIAI पिक्चर में आएंगी, फिर क्रेडिट हिस्ट्री के लिए जो भी सिविल्स क्रेडिट स्कोर जो सिविल जो देती है वो सब के लिए जो सिविल है वो पिक्चर में आएगी। जो सिविल वाली कंपनी से रहती है, 4 कंपनी है हमारे इंडिया में सिविल की, तो वो सारे पिक्चर में आएगी। तो ये सब के सब जो है डिजिटल फंड में रहने वाला आपका जो भी डेटा है वो, और जिसकी वजह से जो भी आपका लोन है या तो जो क्रेडिट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए, उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये स्पेशली जो स्मॉल और रूरल बॉरोवर है उन्हीं के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाऊँगा, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे मैं डेफिनेटली आपको 100% बोल रहा हूँ कि यही से आपके क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, आरबीआई के जो भी न्यूज़ आएंगे आपको यही से फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो है डिटेल में कंटेंट पढ़ाएंगे और आपको जो भी समझाया जाएगा वो आपको डिटेल में ही समझाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने स्कीम फॉर ट्रेडिंग सेटलमेंट ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया IFSC सिटी में। तो पहले तो हम ये समझते हैं ग्रीन बॉन्ड होता क्या है। ग्रीन बॉन्ड होता है जब कभी गवर्नमेंट जो है पैसा ले, सॉवरेन लिखा हुआ है इसका नाम, जो गवर्नमेंट जो है पैसा ले किसी भी इन्वेस्टर से, और वो पैसा जो है इन्वायरमेंट पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए, तो उस केस में उसको बोला था ग्रीन बॉन्ड। और उसके बदले में जो भी पर्सन होता है, जो इन्वेस्टर जो है ये ग्रीन बॉन्ड खरीदता है, उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है प्योरिटिकली। तो ये बेनिफिट है इस ग्रीन बॉन्ड का। तो अब पहले क्या था कि पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउड नहीं था, तो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया है अंडर द फेमा एक्ट 1999 के अंतर्गत। ठीक है, और ये कहाँ से ले पाएंगे, ये ले पाएंगे IFSC गिफ्ट सिटी गांधीनगर के थ्रू ही। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, पहले तो आरबीआई पिक्चर में आएगा। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उस जो भी बॉन्ड है उसका प्राइमरी ऑप्शन किया जाएगा, और वो जो इन्वेस्टर है वो प्राइमरी ऑप्शन के थ्रू वो जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है वो खरीद पाएंगे। उसके बाद जो बैंक है वो पिक्चर में आएगी। उसके बाद जब बैंक पिक्चर में आएगी वो भी IFSC गिफ्ट सिटी गांधीनगर में जो बैंक है वो पिक्चर में आएगी, जैसे कि SBI हो गया, IFSC गिफ्ट सिटी में SBI का ब्रांच है वो पिक्चर में आएगी, फिर PNB का ब्रांच है वो पिक्चर में आएगी, जो डिफरेंट ब्रांच है वो पिक्चर में आएगी बैंक की। और ये जब एक इन्वेस्टर जो दूसरे इन्वेस्टर को जो बॉन्ड है वो बेच रहा हो, तो उस केस में जो है बैंक पिक्चर में आएगी। मतलब पहले जब आरबीआई ऑप्शन कर रहा होगा तो उस केस में आरबीआई आएगी, बैंक पिक्चर में नहीं आएगी। और उसके बाद जब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करनी हो तो उस केस में जो है बैंक पिक्चर में आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो एक और आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि एक इन्वेस्टर वो बॉन्ड क्यों बेचेगा दूसरे इन्वेस्टर को, उसको अगर ऑलरेडी उस बॉन्ड का अगर पीरियोडिक इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो अच्छी खासी रहती है, किसी की 10 साल, क्या पता वो इन्वेस्टर को अर्जेंट मनी की नीड हो, या तो इन्वेस्टर चाह रहा हो कि ये बॉन्ड में कोई इतना बेनिफिट नहीं कर रहा है, इससे अच्छा मैं कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लूँ, तो उस केस में भी वो बेच सकता है दूसरे इन्वेस्टर को। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो बेच सकता है। तो अगर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो इसको जनवरी 2023 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, और गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बिकॉज जो भी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा जमा करना गवर्नमेंट को, मतलब फंडिंग जमा हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो ये आ रहा है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर है वो एलिजिबल होंगे एजुकेशनल लोन के लिए। तो पहले हम ये समझते हैं क्या होता है ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो पर्सन गया फॉरेन में, और फॉरेन में जाके उसकी सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, उसने फॉरेन गया, फॉरेन में जाके फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली, और उसकी जो बच्चे हैं, मतलब जो उनके चाइल्ड होंगे या सन या डॉटर, वो वापस इंडिया में आए और वो बोल रहे हैं कि हमें अब इंडिया की सिटीजन भी चाहिए। तो उस केस में जो है
डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है हमारे इंडिया में कि आप मान लीजिए ये बंदे ने यूएस की सिटीजनशिप ली तो उसके बच्चों को भी यूएस की सिटीजनशिप मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि आप यूएस की सिटीजनशिप लेके और आप इंडिया की सिटीजनशिप ले पाओगे। तो उस केस में उनको दिया जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का टैग, और इसके अंतर्गत ये इंडिया में इनडेफिनिट टाइम के लिए रह सकता है, इनडेफिनिट टाइम के लिए काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच है कि ये वोटिंग राइट इनसे छीन ली जाती है, ठीक है, ये वोट नहीं कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट चॉइस करने के लिए, ये वोट नहीं कर सकते और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन मेजर जो है वोट नहीं कर सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो इनको अलाउ कर दिया जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है कि वो जो है एजुकेशन लोन ले सकते हैं जो भी इंडियन बैंक से, ठीक है, जो भी इंडियन बैंक से उनसे एजुकेशन लोन ले सकते हैं अगर उनके बच्चे या तो वो खुद स्टडी करना चाह रहे हो अब्रॉड में, तो उसके लिए ये आरबीआई ने अनाउंसमेंट की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ हाईलाइट ऑफ फोर्थ बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उसके लिए ये कुछ हाईलाइट्स हैं। तो इसके अंतर्गत ये जो है इस बार फोर्थ था, और आरबीआई की मीटिंग के हिसाब से देखें तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी ये 51 थी। तो इसमें जो आरबीआई की आपको पता होगा 6 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से एक एक्सटर्नल मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया था जो रेपो रेट है अभी आरबीआई का उसके। तो अभी आरबीआई का रेट कितना है, अभी आरबीआई का रेट मिलेगा आपको 6.5%, और ये 10 कंसेक्यूटिव टाइम से ये 6.5% पे ही है। और जैसे कि मैंने बोला 6 मेंबर है तो 6 में से 5 लोगों ने 6.5 के लिए हाँ भरी, और एक बंदा ऐसा था जिसने ना भरी। तो ना भरी वाला जो पर्सन है वो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि नागेश कुमार जी थे जिन्होंने बोला कि जो भी रेपो रेट है ये 6.25% होना चाहिए। तो आपको ये पर्सन का नाम याद रखना है, नागेश कुमार जी। और नागेश कुमार जी की बात करें तो ये वन ऑफ दी 3 जो अभी एक्सटर्नल आरबीआई के जो मेंबर चॉइस किए उनमें से एक है, ठीक है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन जो है 2 और जो एक्सटर्नल मेंबर्स चॉइस किए गए अभी रिसेंटली, वो मैंने ऑलरेडी आपको मंथली में पढ़ाया हुआ है जो अपॉइंटमेंट वाला जो पीडीएफ है उसमें, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। अगर हम रेपो रेट की बात करें कि हम रेपो रेट से बाकी सारे रेट्स कैसे याद रख सकते हैं, तो अगर रेपो रेट देखोगे तो आपको मिलेगा 6.5% है, और इसमें अगर प्लस माइनस 0.25% कर दोगे तो आपको बहुत सारे रेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर 6.5 से आपने अगर प्लस किया 0.25 तो आपको जो है MSF रेट्स के साथ आपको बैंक रेट भी मिल जाएगा, और अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको HDF रेट मिल जाएगा। और ये चीज़ है रेपो रेट में, रेपो रेट का। और आपको एक चीज़ अच्छे से याद ही होगी कि जो SLR है बहुत टाइम से 18% है, और जो CRR है वो बहुत टाइम से 4.5% है। तो ये दोनों परसेंट तो मोस्टली सबको याद ही होंगे, और अगर आपने ऑलरेडी IPS क्लर्क की तैयारी की होगी तो आपको ये रेट्स तो डेफिनेटली याद होंगे। IPS क्लर्क हो गया या RRB क्लर्क की अगर मीन्स की तैयारी की होगी तो ये रेट सेम है, तो आपको ये डेफिनेटली ये याद ही होंगे, ठीक है। बहुत टाइम से ये रेट्स जो है सेम ही बिकॉज ऑफ दिस रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट ये जो बाकी सारे रेट्स डिसाइड करता है। अगर हम देखें कि एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने जीडीपी प्रेडिक्शन कितनी की है। तो आरबीआई ने जो प्रेडिक्शन की है वो 7.2% की है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, और अगर CPI इन्फ्लेशन की बात करें तो वो की है 4.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इधर से भी एक एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें हमारा जो टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन है मैपिंग अफेयर्स, आप वो ले सकते हो सिर्फ 39 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आपको मैपिंग अफेयर्स, इसी तरह से आपको मैपिंग अफेयर्स से मंथली वीकली PDF मिलते हैं, और इसके साथ वो क्विज PDF और जो डिफरेंट स्पेशल PDF है जैसे ये है अल्टीमेट PDF, ये भी आपको अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या की इनिशिएटिव्स हैं ड्यूरिंग दी 4th MPC मीटिंग में। तो इसमें ये बोला गया कि जो भी फीचर फ़ोन होता है उसमें जो लिमिट है वो 10,000 रुपये करने के लिए। तो अब मान लीजिए फीचर फ़ोन होते क्या वो समझते हैं। पहले तो UPI करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक चीज़ होती है बैंक अकाउंट, और दूसरी चीज़ होती है स्मार्टफोन। अगर किसी पर्सन को स्मार्टफोन यूज़ करने नहीं आता, उसको फीचर फ़ोन यूज़ करने आता, वो फ़ोन आपने नोकिया वाला फ़ोन देखा होगा जिसमें सर पे मारने से बंदे का सर फूट जाता है, तो वो अगर फ़ोन यूज़ कर रहा हो तो उस केस में वो UPI नहीं कर सकता। तो उसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत पहले लॉन्च किया था UPI 123P। तो इसमें आप कीपैड के थ्रू जो है UPI कर सकते हो। तो इसका जो पहले लिमिट था वो 5,000 रुपये था, अब उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट चले तो UPI लाइट का लिमिट भी बढ़ाया गया है, दोनों चीज़ बढ़ाई गई कि जो वॉलेट लिमिट है ये भी बढ़ाई गई है, इसका ट्रांजेक्शन लिमिट है वो भी बढ़ाई गई है। तो अगर वॉलेट लिमिट की बात करें तो पहले जो UPI लाइट का जो वॉलेट लिमिट था वो 2,000 रुपये था, और इसको बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया है। और अगर पर ट्रांजेक्शन की लिमिट की बात करें तो पहले इसका 1,000 रुपये था, अब इसको बढ़ा के 500 रुपये, पहले 500 रुपये था, अब उसको बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया है। पर ट्रांजेक्शन आप 1,000 रुपये तक कर सकते हो। अब UPI लाइट के बारे में थोड़ा नहीं पता तो आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप UPI से पेमेंट करते हो तो आपको पिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन UPI लाइट ऐसा है कि आपके वॉलेट में पैसा रहता है, आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ स्कैन करना होता है QR कोड और आपका सीधा पैसा कट जाता है। तो ये विदाउट पिन कि आप UPI लाइट ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हो। और आपने डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो, यहाँ पे आपने डेफिनेटली UPI लाइट तो यूज़ किया ही होगा कभी ना कभी।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आरबीआई का जो न्यूज़ है वो पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था कि जो भी क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी है फॉर द लेंडर ये स्टैब्लिश किया गया है। इसके अंतर्गत आरबीआई ने ये बोला है कि जब भी कभी जो भी रेगुलेटरी एंटिटीज है, बैंक हो गया, एनबीएफसीज होगी, कि इनको जो भी बैलेंस शीट है उसको मैनेज करना पड़ेगा क्लाइमेट रिस्क को देखते हुए। तो ये आरबीआई ने कहना है इसका, आरबीआई का। और आरबीआई ने बोला है कि इसके जो भी डेटा रहेंगी वो वेब पेज डायरेक्टरी और डेटा पोर्टल में रहने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया है कि अब जो है आपको एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांसफर करने के लिए आपकी नाम की जरूरत पड़ेगी, नेम वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था, अगर आपको आरटीजीएस और एनईएफटी करनी पड़ती थी रेमिटेंस, तो उस केस में आपको अपना जो भी नाम है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट इस ऐसा बोला जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि अब से जब भी कभी एनईएफटी और आरटीजीएस कोई पर्सन कर रहा हो तो उस केस में उसका बेनिफिशियरी नाम देखा जाएगा बाय दी जो भी बैंक एम्प्लॉय रहेगा उसके द्वारा, ठीक है। तो ये एक आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लिया है। उसका एक और इनिशिएटिव की बात करें तो आरबीआई ने मैंडेट कर दिया जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रहती है उनके पास रजिस्टर करने के लिए जो भी एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रहती है इनको। अब एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करते हैं हम थोड़ा समझते हैं। जैसे बैंक है तो बैंक का काम होता है लोन देने का, और लोन देने के बाद बैंक ट्राई करती है कि जैसे जैसे लोन जो है वापस जो पर्सन है वो चुका भी दे। बट किसी कारणवश अगर वो पर्सन नहीं चुका पाता, वो ये भी हो सकता है कि वो जो लॉस है उसके से नहीं चुका पा रहा है या कोई रीज़न हो सकता है, तो उस केस में अगर बैंक नहीं कर पाता, लोन वापस नहीं ले पाता, तो बैंक जाता है एआरसीएस के ऊपर। और ये एआरसीएस का काम होता है कि जो भी बैड लोन है उसको वापस से बैंक को रिटर्न करना। उसके बदले जो एआरसीएस रहते हैं इनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलती है। तो इनको बोला गया है कि अब इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है हमारे इधर 4 है हमारे पास इंडिया में, तो उनको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। तो ये ज्वाइन करने के लिए बोला गया भाई 2 जनवरी 2025 तक, ठीक है। तो ये आपको ये डेट भी याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि जो भी एनबीएफसी है उनको चार्जेस लेने के लिए मना किया है अगर कोई भी एमएसएमई अगर प्री पेमेंट अपेंडिक्स में कोई भी एमएसएमई नहीं, सॉरी एमएसएमई नहीं था, ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, ठीक है, एमएसई है। एक होता है एमएसएमई जिसमें मीडियम आ जाता है, ठीक है, ये वाले के वर्ड का मतलब होता है मीडियम। और अगर एमएसई आए तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो जब भी कभी लोन लेते हो आप तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ जो है चार्जेस लगाए जाते हैं। तो आरबीआई का ये कहना है कि अगर कोई भी एमएसई अगर लोन लेने आ रहा हो, अगर फ्लोटिंग रेट टर्म लोन ले रहा हो, तो उस केस में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। अभी फ्लोटिंग टर्म रेट क्या होता है वो समझते हैं। 2 तरह के लोन होते हैं, एक होता है फिक्स रेट, एक होता है फ्लोटिंग रेट। जब फिक्स रेट की बात करें तो अगर आपको फर्स्ट ईयर में अगर 7.5% रेट लग रहा है और अगर आपने 10 साल की टर्नओवर की लोन लेकर रखी है तो आपके जो इंटरेस्ट लगेगा वो 7.5% लगेगा 10 साल तक। लेकिन आप फ्लोटिंग रेट की बात करें तो अगर आपके फर्स्ट ईयर में 7.5 लगाओ तो सेकंड ईयर में 7.2 भी लग सकता है या तो 7.8 भी लग सकता है, ठीक है। और थर्ड ईयर में वो रेट चेंज भी होता है, तो रेट जो है चेंज होता रहता है। तो अगर ऐसा कोई रेट फ्लोटिंग रेट में अगर कोई लोन ले रहा हो एमएससी, तो उस केस में जो भी एनबीएफसी या तो बैंक है उनको चार्जेस लेने के लिए मना किया है बाय आरबीआई। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी उसके जो इनिशिएटिव्स है वो भी हम कवर करते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला गया कि आरबीआई ने जो टैक्स लिमिट है, टैक्स पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो उसका लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। पहले जो था वो 1 लाख रुपये था, अब उसको बढ़ा के 5 लाख रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट इनिशिएटिव बढ़ते तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि 2 यूज़र जो है शेयर कर सकते सेम बैंक अकाउंट फॉर यूपीआई पेमेंट। इसमें 2 यूज़र रहेंगे, जैसे पहला जो यूज़र रहेगा उसको बोला गया प्राइमरी यूज़र और दूसरा जो यूज़र रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी यूज़र। तो जो प्राइमरी यूज़र रहेगा उसका बैंक अकाउंट होगा, एक ही अकाउंट होगा, और दोनों के दोनों जो प्राइमरी यूज़र है और जो सेकेंडरी यूज़र है दोनों के दोनों जो है सेम यूपीआई यूज़ करते हुए पेमेंट कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत इसका एक छोटा एग्जांपल लेते तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए कोई हस्बैंड है, उसकी हस्बैंड के पास अकाउंट है और हस्बैंड के पास यूपीआई है और उसकी वाइफ के पास अकाउंट नहीं है, तो उस केस में जो वाइफ है वो भी यूपीआई यूज़ कर पाएगी यूजिंग दिस डेलीगेटेड पेमेंट इन यूपीआई। तो इसके ऊपर जो एनपीसीआई है उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी लाए हैं और उसके बाद कुछ लिमिट भी लाई है, ठीक है। तो वो तो एनपीसीआई का जो न्यूज़ है उसमें हम कवर करेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या लाया गया। तो इसमें बोला गया कि जो डेलीगेटेड पेमेंट है इसमें एक तो पार्शियल डेलीगेशन होगा और एक फुल डेलीगेशन होगा। अब पार्शियल डेलीगेशन में क्या रहेगा कि जो पर्सन है जो सेकेंडरी यूज़र है वो ऐप तो यूज़ कर पाएगा जो भी यूपीआई ऐप है, लेकिन जो काम होगा वो जो प्राइमरी यूज़र है उसका रहेगा। और अगर फुल डेलीगेशन की बात करें तो सेकेंडरी यूज़र को ही पूरा का पूरा दावादार संभाल दिया जाता है, जिसमें वो खुद पिन भी दबा सकता है अगर वो यूपीआई कर रहा हो। तो ये है पार्शियल डेलीगेशन और फुल डेलीगेशन जो कि एनपीसीआई का न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने टैकल अनऑथराइज लैंडिंग ऐप्स जो भी है उसके लिए कुछ पब्लिक
रेजोडी बनाई है, तो ये आपको ध्यान देनी है। उसके बाद फॉरेस्ट की बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट था, कुछ 675 बिलियन US$ का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो भी RBI न्यूज़ था, इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला ध्यान देना है कि RBI होस्ट करने वाला है 3rd ग्लोबल हैकाथॉन। तो इस हैकाथॉन का नाम है हरविंदर 2024, और अब तक इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो अब जो फ्यूचर में एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो RBI है ये होस्ट करने वाला है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज में, जो भी ये प्लेटफॉर्म है इसको। और इस पर बोला गया है कि जो भी ब्राइटेस्ट माइंड्स है वो आएंगे और जो चैलेंजेस देंगे RBI उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब RBI ने जो है टोटल 4 चैलेंजेस दिए और उसके अंदर 2 थीम है। पहला जो थीम है वो मिलेगा आपको जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, और दूसरा जो थीम है वो मिलेगा ब्रिंग दिव्यांग फ्रेंडली। और जो पहला जो थीम है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, इसके अंतर्गत टोटल 3 थीम है। पहला है रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन, दूसरा है ट्रांजेक्शन एनिमिटी, और तीसरा है आइडेंटिफाइड मूल अकाउंट। पहले तो ये समझते क्या हो गया ट्रांजेक्शन एनिमिटी। इसका मतलब हो गया वो ट्रांजेक्शन जिसमें नाम नहीं होता। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि ट्राई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन हो जाए विदाउट नेम। ठीक है, या तो वो नाम गलत होता है या विदाउट नेम होता है, तो वो पकड़े में नहीं आता। तो उस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए जो ब्राइटेस्ट माइंड है उनको बुलाया गया है। उसके बाद एक होता है मूल अकाउंट। मूल अकाउंट आइडेंटिफाई करने के लिए भी सॉल्यूशन देने के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या रहता है कि फ्रिक्वेंटली जो नाम चेंज करते रहता है जो भी पर्सन है वो, या तो फ्रिक्वेंटली जो है मनी ट्रांसफ़र करते रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसकी वजह से जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो वही रोकने के लिए RBI ने ये हैकाथॉन जो है लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट जो है ब्रिंग दिव्यांग फ्रेंडली, इसके लिए एक प्रॉब्लम जो है इंट्रोड्यूस किया बाय RBI। इसमें बोला गया जो भी वर्चुअली इम्पैक्ट पर्सन है उनको जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाए उसके लिए एम्पावर करने के लिए प्रॉब्लम बताई गई है। तो इसके अंदर जो भी विनर रहेगा, डिफरेंट कैटेगरीज है, 4 प्रॉब्लम है, तो 4 प्रॉब्लम में ईच विनर्स को जो है टोटल 40 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन जो ऑल वुमेन टीम रहेगी, बेस्ट ऑल वुमेन टीम, उनको जो है 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो आपको ये अमाउंट भी ध्यान देना है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट डे बढ़ते हैं, नेक्स्ट RBI का न्यूज़ है कि RBI इंट्रोड्यूस कर रहा है रिवर्स सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 से लेकर 2027 तक, मतलब 3 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो इसके अंतर्गत अभी मालदीव को भी कुछ पैसे दिए गए हैं। तो ये जो मालदीव को पैसे दिए गए वो SBI के थ्रू दी गई हैं। ठीक है, ये अक्टूबर का न्यूज़ है, थोड़ा मैं आपको बता दिया हूँ। और अक्टूबर का न्यूज़ डेफिनेटली इसमें हमने कवर किए हुए हैं, पर कुछ न्यूज़ वैसे होते हैं जो कि टेबलर फॉर्म में हेल्पफुल रहता है, तो वो आपको टेबलर फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये अब पढ़ते हैं, हम न्यूज़ में आते हैं वापस। तो ये जो सार्क करेंसी फ्रेमवर्क है इसके अंतर्गत बोला गया है कि अगर RBI कोई भी कंट्री को पैसा दे रहा हो तो उस केस में वो इंडियन रुपी में दे सकता है कुछ 250 बिलियन, और US$ या तो यूरो में दे सकते हैं 2 बिलियन तक। तो ये पैसा क्यों देगा, कोई भी कंट्री को क्यों पैसा देगा इंडिया? क्योंकि अगर कोई भी कंट्री को मान लीजिए कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उस केस में इंडिया पैसा दे सकता है। जैसे मालदीव को भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए था, तो उस केस में इंडिया ने कुछ पैसे दिए गए थे अंडर दिस सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। अब ये जो है हर एक कंट्री को नहीं दिया जाएगा, जो भी सार्क कंट्रीज है उन्हीं को दिया जाएगा। सार्क कंट्रीज कौन कौन सी, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, आपको याद रखना है। अगर पाकिस्तान में कभी फंड मांगे तो इंडिया के ऊपर है, इंडिया दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये जो फंड है वो किससे मांगेगा, या गवर्नमेंट से मांगेगा, या बैंक से मांगेगा, या जो कमर्शियल बैंक है उनसे मांगेगा, जो हमारे RBI है उनसे मांगेगा, या तो जो कमर्शियल बैंक है उनसे मांगेगा। तो ये जो भी पैसा मांगने का काम है वो सेंट्रल बैंक से मांगेगा, मतलब कि RBI से मांगा जाएगा, और उसके बाद RBI के ऊपर ही है कि उनको पैसा देना है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी RBI की न्यूज़ है वो सारे इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि RBI ने जो वेव्स एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है वो बढ़ाया गया है। तो वेव्स एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। मान लीजिए कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में वो जो है पैसा मांगती है RBI से। उनका मान लीजिए जो भी रिसिप्ट है, जो रिसिप्ट है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो उस केस में वो जो है एज अ शॉर्ट टर्म लोन जो है RBI से मांगते हैं, उनको उसको बोला जाता है वेव्स एंड मीन्स एडवांसेस। तो इस केस में जो है अभी 28% से इसका रेट बढ़ाया गया है। पहले जो था वो 47,000 करोड़ के आसपास था, अब जो है 60,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ 28% की एग्रीमेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और ये जो है एक तरह का टेम्प्रेरी लोन रहता है जो कि 90 दिन के अंदर ही ये लोन वापस चुकाना भी पड़ता है। ठीक है, और इसका लोन का जो भी रेट होता है वो रेपो रेट के बराबर होता है। मतलब इस बार जो रेपो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है 6.5%, तो 6.5% के बराबर ये रेट होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो RBI ने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FinQuery। जैसे नाम से पता लग रहा है कि अगर फिनटेक के बारे में अगर कुछ भी क्यूरी हो तो उस केस में वो RBI के पास जा सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि ये कुछ फ़ोन के थ्रू जा सकते हैं, उनको
पूरा का पूरा पर्सन जाना पड़ेगा और ये जो है सिर्फ 2 घंटे का ही विंडो होने वाला है। तो कोई पर्सन को अगर डाउट होता है तो जो आरबीआई का जो ऑफिस है मुंबई में और उसका भी जो फिनटेक डिपार्टमेंट है वहाँ पे जा सकता है और 2 घंटे के लिए ये सिर्फ ओपन रहेगा, ये फिनक्यूरी वाला जो आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया है इसको। तो जो भी लास्ट वर्किंग वेडनेसडे है ऑफ एवरी मंथ उसके लिए ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है, 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और उसके बाद चलता है आरबीआई ने ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस के अंतर्गत बोला गया है कि ये जो है क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट है उसको बढ़ावा देता है। अब मान लीजिए आपको यूएसए में पेमेंट करना है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, ठीक है, अगर बैंक के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो ये चार्जेस ना लगे और जो डिफरेंट कंट्रीज है, टोटल 5 कंट्रीज है जिन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट नेक्सस लॉन्च किया है, वो है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। अगर इंडिया से कोई पर्सन अगर थाईलैंड पैसा भेज रहा हो तो उसको कोई चार्जेस ना लगे, या तो इंडिया से कोई भी पर्सन अगर मलेशिया पैसा भेज रहा हो तो उसको कोई चार्जेस ना लगे, उसी के लिए जो है प्रोजेक्ट नेक्सस लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये इंटरलिंक करेगा जो भी फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि हमारे इधर यूपीआई है उसको जो है लिंक करेगा जो भी सिंगापुर का मान लीजिए यूपीआई या थाईलैंड का जो यूपीआई है उसके थ्रू, ठीक है, जिसके से जो चार्जेस है वो कम से कम लगे। और ये प्रोजेक्ट जो है गो लाइव होगा बाई 2026, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया स्कोप ऑफ रिलेटेड रेमिटेंस जो भी है वो भेज सकते हैं कुछ 2.5 लाख यूएस डॉलर तक पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अगर किसी पर्सन को रेमिटेंस भेजना है तो पर फाइनेंशियल ईयर वो 2.5 लाख तक भेज सकते हैं यूएस डॉलर। तो ये क्या गया अंडर दी जो लिवरेज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत ये भेज सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि ये जो भी पैसा भेज पाएंगे वो भेज पाएंगे बाय यूजिंग द FCA अकाउंट। FCA अकाउंट क्या होता है कि आपका जो करेंसी है, जो भी बैंक में आपके पैसे पड़े हैं वो होम करेंसी में नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप इंडिया में अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल रहे हो तो आपका जो पैसा जो भी रहेगा आपके अकाउंट में वो इंडियन रुपी नहीं होना चाहिए, उसके बदले में आपका यूएस डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट जो चाइनीज़ यान हो सकता है, जो भी है वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है FCA अकाउंट। तो इसमें इसके थ्रू ही आप जो है रेमिटेंस कर सकते हो कुछ 2.5 लाख यूएस डॉलर तक, ठीक है। तो ये चीज़ कहना है आरबीआई का। उसके बाद जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर यूएस डॉलर में अगर फिक्स डिपॉजिट करना है तो वो भी कर सकते हैं अंडर दिस रूल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने परमिट कर दिया जो भी बैंक्स हैं कि वो यूज़ कर पाए बिग्स वर्क रेटिंग को। अभी बिग्स वर्क रेटिंग के ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि ये जो है रेटिंग नहीं दे पाएगी। जैसे कि सिविल के बारे में पता हो, सिविल जो है रेटिंग देती है, तो वैसे ही बिग्स वर्क का भी काम होता है रेटिंग देने का। लेकिन इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से सेबी ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जिसकी से इसका जो है पूरा काम जो है ठप पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ अभी अप्रैल के महीने में इसका काम वापस चालू हुआ और आरबीआई ने ऑथराइज कर दिया ब्रिक्स वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कि वो जो है डिफरेंट रिस्क वेटेज दे सकते हैं प्रोसेस में। तो ये एडिक्वेट पर्पस क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे कि बैंक लोन जो भी होगा वो दे पाएंगे कुछ 250 करोड़ तक। उसके बाद जो कमर्शियल पेपर है, बॉन्ड है, सिक्योरिटी पेपर है, ये सब के लिए भी जो है रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए अलाउ कर दिया गया। इसमें से आपको एक एग्जाम जो याद रखना है वो रखना है कि जो बैंक रेट है, जो लोन है बैंक का, वो 250 करोड़ तक ही रेट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने सेलेक्ट किया है 5 एंटिटीज़ को कि वो जो है 5th कोरेंट ऑफ जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है जिसका थीम न्यूट्रल मिलेगा आपको, उसके लिए अपना जो भी प्रस्ताव है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देने का काम करता है इसमें भी, जैसे हैकाथॉन होता है तो वैसे ही इसमें सॉल्यूशन देने का काम करता है। लेकिन इसकी जो भी मतलब मान लीजिए कि 5 एंटिटी को चॉइस किया गया है ना, तो 5 एंटिटी का जो भी प्रोडक्ट है वो चेक किया जाएगा जो आरबीआई का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें टेस्टिंग की जाएगी फ्रॉम अगस्त 2024 से तो यहाँ पे। और इसके पहले कौन कौन से कोरेंट थे वो आपको ध्यान देना है। इससे पहले जो था वो रिटेल पेमेंट था, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट था, एमएसएमई लेंडिंग था और प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन फाइनेंशियल फ्रॉड था। तो आपको ये 4 जो है कोरेंट मिलेंगे। तो एग्जाम के लिए आपको ये 4 भी याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने सोल्ड कर दिया है 34 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन बॉन्ड, और ये जो है किया गया है जुलाई महीने में। तो इसका ये जुलाई का न्यूज़ है। और ये किया गया है कि जो भी बैंक के पास जो कैश पड़ा है वो वापस से जो है आरबीआई के पास आ जाए, उसके लिए किया गया है। अब ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आरबीआई अभी रिसेंटली जो जेपी मॉर्गन का जो इंडेक्स होता है उसमें जो है आरबीआई ने जो इंडिया का बॉन्ड है उसको जो है लिस्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया के पास कुछ $1 बिलियन आ गया है, जिसकी वजह से अब जो है ये बॉन्ड इंडिया जो है सेल कर रही है, मतलब आरबीआई जो है सेल कर रही है।
अब इस इंडेक्स की बात करें तो JP मॉर्गन का जो इंडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंडेक्स जो है 25th मार्केट ऐसी बनी है जो कि JP मॉर्गन इंडेक्स में आई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि RBI ने टाइट कर दिया गाइडलाइंस फॉर जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इनके लिए, कि इनको भी जो NBFC के जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये क्या गया है अंडर दी मास्टर डायरेक्शन NBFC HFC डायरेक्शन 2021 के अंतर्गत। अगर ये याद हो पा रहा तो अच्छा है, और याद नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछाना बहुत मुश्किल है। और ये कम इनटू इफेक्ट है 1 जनवरी 2025 से। और इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इनको जो है 15% मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो है फेज़ 1 और फेज़ 2 मैनर में होगा। जो फेज़ 1 होगा उसके अंतर्गत जो है 14% जो भी लिक्विडिटी एसिड है वो 1 जनवरी 2025 तक उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और फेज़ 2 की बात करें तो उनको 15% जो भी लिक्विड एसिड है वो 1 जुलाई 2025 तक जो है मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब 1 जुलाई 2025 तक जो भी डिपॉजिट टेकिंग हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज है इनको 15% ऑफ द लिक्विड एसिड ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक डिपॉजिट है उसका लिक्विड एसिड का 15% मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर नहीं करेंगे तो इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, ऐसा कुछ कहना है RBI का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बोला गया कि RBI ने इशू किया रिवाइज गाइडलाइन ऑन मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। और ये 3 एंटिटीज के लिए किया गया है और ये बहुत डिटेल में है ये कंटेंट। मैं आपको इधर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ तो इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वही रखा हुआ है। तो इसमें तीन एंटिटीज कौन कौन सी, ये आपको मिलेगा कमर्शियल बैंक जिसमें RRB और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो आते हैं, उसका जो NBFC से वो आएंगे, उसके साथ जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से वो आएंगे, उसके बाद कॉर्पोरेटिव बैंक आएंगे, और कॉर्पोरेटिव बैंक में भी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक और सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक, ये तीनों के तीनों बैंक्स आने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है RBI ने अलाउ कर दिया कि ऑटो पे का जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा जो भी फास्टैग है और जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है उसके लिए, और इसको जो है इमीडिएट इफेक्ट कराया गया है। अभी क्यों किया गया हम ये समझते हैं कि पहले क्या था कि आपको नोटिफिकेशन आता था कि आपका जो है पेमेंट होने वाला है, ठीक है, कि जैसे 500 रुपये का आपका मंथली पेमेंट कटने वाला है, ऐसा नोटिफिकेशन आता था मोबाइल में। अभी भी आपका आता होगा अगर आप UPI में ऑटो पे करते होंगे तो। लेकिन फास्टैग में क्या है कि फास्टैग और NSMC में चेंज कर दिया गया है। बोला गया कि अगर आपने लिमिट रख दी 500 रुपये और 500 रुपये से अगर आपका बैलेंस कम हो गया तो उसी केस में आपका जो रिचार्ज है वो आपके अकाउंट से जो UPI है उधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसी के से ये जो है नोटिफिकेशन जो है हटाई गई है बाय RBI, ठीक है। तो इस न्यूज़ में ये कहा गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट फ्रेमवर्क है फॉर RBI उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, और जो भी ऑटो पेमेंट ऑफ बैलेंस है ऑफ फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड उसको इमीडिएटली जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़ बता दी, ये अक्टूबर का न्यूज़ है जो अभी रिमूव करने की बात की है, और जो ये वाला न्यूज़ है थोड़ा पुराना न्यूज़ है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी अक्टूबर का न्यूज़ ऐड किया हुआ है, बट कुछ न्यूज़ ऐसी है जो कि अभी 20 अक्टूबर के बाद आई है। ये मैं आपको जो भी कंटेंट बता रहा हूँ वो 20 अक्टूबर का है। तो 20 अक्टूबर के बाद जो न्यूज़ आई है ये 20 अक्टूबर की बाद की न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि RBI ने फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया गया है फॉर द 3 पोटेंशियल शूटर स्लीपर। तो ये दिया गया कि जो IDBI है उसको एक्वायर किया जाए। तो आपको पता है कि IDBI प्राइवेट है, लेकिन अभी जो है LIC की बात करें तो LIC की जो स्टैक है वो 49.24% मिलेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैक जो है वो 45.48% मिलेगा। तो RBI यही चाह रही है कि जो IDBI है वो जितना जल्दी प्राइवेट हो सके उतना ही हो, और जो LIC का स्टैक है वो कम हो और गवर्नमेंट का स्टैक है वो भी कम हो। उसके लिए 3 पोटेंशियल जो है बायर चॉइस किए गए हैं। एक है फायरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, और जो भी कनाडा की है, ऊपर से दूसरा जो है वो है एमरीडेस NBD बैंक जो कि दुबई का है, उसका कोटक महिंद्रा बैंक जो कि महाराष्ट्र का है। तो ये 3 बैंक को चॉइस किया फॉर फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट के लिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है RBI ने एक्सटेंड कर दिया है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके अंदर सबवेंशन मतलब कि कुछ न कुछ जो है इंटरेस्ट में माफ़ी दी जाती है, और ये माफ़ी दी जाती है जो भी किसान है उनको, और ये दी जाएगी अंडर द KCC के अंदर अगर उनको वो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे होंगे तभी। और ये शॉर्ट टर्म लोन जो है 3 लाख तक ही हो सकता है, और 3 लाख में भी उनको जो है टोटल 7% का इंटरेस्ट लगता है। तो जो सबवेंशन दिया जाएगा वो 3% दिया जाएगा मैक्स टू मैक्स, मतलब कि टोटल अगर 7% है 7% है, अगर 3% में सबवेंशन करे तो वो हो जाता है 4%। तो टोटल 4% का जो है सबवेंशन मिल सकता है, ऐसा कुछ कहना है RBI का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल और लार्ज डिफॉल्टर। अगर विलफुल डिफॉल्टर की बात करें, ये वो डिफॉल्टर होते हैं जो कि 25 लाख या तो उससे अबव की जो आउटस्टैंडिंग रखते हैं और उसका डिफॉल्ट कर देते हैं, और लास्ट डिफॉल्टर वो होता है जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है आउटस्टैंडिंग रखते हैं। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट कर रहे होंगे तो इनका जो भी अकाउंट है उसको वेरीफाई करने बोला है, और इसको वेरीफाई करने के साथ जो भी डिफरेंट डायरेक्शंस है ये एप्लीकेबल होंगे
जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, जो एक्सियम बैंक है, उसके बाद नाबार्ड है, और जो ARCs है, इसके साथ जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, इनके लिए भी ये लागू होगा, सारा का सारा रूल। ठीक है, तो आपको चीज़ ध्यान देनी है, सिर्फ बैंक और NBFC के लिए लागू नहीं होगा कि ये जो है NPA, जो है जितने भी NPA वाले अकाउंट है इनको देखे। इसके साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि RBI ने इशू किया है रिवाइज इंस्ट्रूमेंट ऑन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व के लिए। तो ये इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। पहले तो ये BDDR का मतलब हुआ, अगर कभी भी बैंक जी को क्या करती है कि जब भी लोन देती है तो वो एक अलग से पैसा रख लेती है असाइड, जिससे अगर कभी भी अगर वो लोन वापस ना आ पाए तो जो बैंक के पास अलग से पैसा रखा है उससे वो बैंक चला पाए। तो बोला गया है कि ये जो BDDR है ये एप्लीकेबल होगा कॉर्पोरेट बैंक्स के लिए भी। और कॉर्पोरेट बैंक्स कौन कौन से, जैसे कि अर्बन कॉर्पोरेट बैंक है, स्टेट कॉर्पोरेट बैंक है और सेंट्रल कॉर्पोरेट बैंक है, इनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि एग्जाम में जो कॉर्पोरेट बैंक बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कॉर्पोरेट बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको प्राइमरी कॉर्पोरेट बैंक दे दिया तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कुछ NBFC पेयर टू पेयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इनके लिए नॉर्म्स तो क्या क्या टाइटन किए गए हैं वो पढ़ने से पहले हम सोचते हैं क्या होता है NBFC पेयर टू पेयर प्लेटफॉर्म। देखिए NBFC होता है तो उसको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है पेयर टू पेयर प्लेटफॉर्म, जिसके अंतर्गत NBFC जो है थर्ड पार्टी का यूज़ करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है और जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है टाइट किए गए हैं। पहला रूल ये है कि जो क्रॉस बोर्डिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो सेल कर पाते थे पहले NBFC पेयर टू पेयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो भी है वो कर पाते थे, और अब जो है ये नहीं कर पाएंगे। और इनको जो है लोन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और कर पाएंगे तो 50 लाख तक ही कर पाएंगे, और ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे बाय यूजिंग द एस्क्रो अकाउंट। अब एस्क्रो अकाउंट के बारे में सोचते क्या होता है एस्क्रो अकाउंट। मान लीजिए आपको कैसे आईफोन खरीदना है, ठीक है, फॉरेन से आईफोन खरीदना है, USA से आईफोन खरीदना है, तो उस केस में आप जो है बायर पर ट्रस्ट नहीं करते, तो आप बायर को बोलोगे, बायर नहीं सॉरी सेलर को ट्रस्ट नहीं करते, तो आप क्या करोगे, सेलर को बोलोगे आप जो है एक एस्क्रो अकाउंट खोल लो और मैं भी एक एस्क्रो अकाउंट खोल लेते हैं, दोनों के दोनों एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे। तो अब जो भी सेलर है वो आईफोन भेज रहा हो, तो जैसे डिलीवरी स्टार्ट होगी तो उस केस में जो बायर है वो पैसा जो है एस्क्रो अकाउंट में रख देगा, और जैसी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तो एस्क्रो अकाउंट से सीधा का सीधा जो सेलर के पास पैसा पहुंच जाएगा। अगर किसी कारण बस अगर वो आईफोन बीच में डिलीवरी नहीं हो पाता तो जो भी पैसा है वो वापस से बायर के पास चले जाता है। तो ऐसे कुछ है ये जो एस्क्रो अकाउंट है NBFC पेयर टू पेयर प्लेटफॉर्म में भी, जिसके अंतर्गत अगर मान लीजिए कि बैंक है NBFC है और जो कस्टमर है, अगर वो लोन अगर वो मांगता है तो उस केस में जो भी पैसा है वो चले जाता है एस्क्रो अकाउंट से NBFC से, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन होती है, और डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट हो पाई तो उस केस में एस्क्रो अकाउंट से वो जो कस्टमर है उसके पास पैसे चले जाते हैं। अगर किसी कारण बस अगर कस्टमर का जो डॉक्यूमेंटेशन है लोन के लिए अप्रूव ना हो पाए तो वो एस्क्रो अकाउंट से डायरेक्टली वापस से पैसा जो है वापस से जो NBFC उसके पास चले जाता है। तो ये जो है पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन लगाई है बाय RBI। नेक्स्ट आता है RBI ने रिलीज़ किया है न्यू फ्रेमवर्क फॉर रिकमेंडेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉर फाइनेंशियल मार्केट के लिए निकाला गया है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, तो पहले हम ये समझते हैं कि जैसे कि म्यूचुअल फंड के लिए जो है अलग से, जैसे कि बैंक के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, RBI है। म्यूचुअल फंड के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, SEBI है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए और वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट से लिंक नहीं होते। तो इसमें आप ले सकते हो जैसे कि ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट, तो वो नहीं होता। इसके साथ जो अभी रिसेंटली नया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वो जो म्यूचुअल फंड एक कंपनी है उसको दिया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, इवन मैंने आपको जो मंथली PDF है उसके बारे में इसके बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में रिसर्च करके बताना अगर आपको नहीं पता, और पता है तो बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च करो। तो इसमें बोला गया है कि जो भी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है इनको जो भी नॉन प्रॉफिटिंग कंपनीज रहेगी उनके लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो है नेटवर्थ रखी गई है 10 करोड़ की, और इसमें बोला गया है कि जो भी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए वो 10% या उससे ज़्यादा की रहनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था RBI की तरफ से जो कि इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि RBI ने 3 तरह के जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। एक तो है प्रभा पोर्टल, इसका अगर फुल फॉर्म देखो तो आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। जैसे इसका फुल फॉर्म से पता लग रहा है कि अगर किसी भी
एंटिटी को, अगर इंडिविजुअल हो या तो कोई एंटिटी हो, उसको अगर लाइसेंस चाहिए होगा फ्रॉम आरबीआई, तो वो इस पोर्टल में जाके वो जो है लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है लॉन्च किया गया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि रिटेल डायरेक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी होती थी तो वो खरीद पाता था बैंक के थ्रू, लेकिन अब मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया जिसकी जो कि नॉर्मल जो इंडिविजुअल जैसे कि आप और मैं, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो हम ये मोबाइल ऐप यूज़ करके वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो लॉन्च किया गया है वो है फिनटेक रेपोजिटरी, जिसके अंतर्गत जो भी फिनटेक है फर्म्स है उनके बारे में बताया जाएगा अंडर दिस रेपोजिटरी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रहा है कि आरबीआई ने जो इंडिया का ही जो 1 लाख किलो गोल्ड या तो दूसरे लैंग्वेज समझे तो 100 मैट्रिक टन का जो गोल्ड पड़ा हुआ था यूके में, वो यूके से इंडिया में वापस आ चुका है। तो ये इंडिया ने क्यों रखा था? बिकॉज जो फाइनेंशियल इश्यूज हो रही थी इंडिया में 1991 में, जिसकी वजह से इंडिया ने जो यूके है वहाँ पे ये गोल्ड रख दिया था और आरबीआई ने इसको वापस ला दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है 10 साल लंबा ग्रीन बॉन्ड ऑप्शन का जो प्लान था गवर्नमेंट का उसको, ठीक है। तो ये अभी आने वाला था लेकिन लैक ऑफ ग्रीनिज्म की वजह से इसको डिस्क्लोज कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि जो भी लिस्टेड इंडियन कंपनीज है या तो जो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है जिसको ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट करना है वो कर पाएंगे। अब पहले तो हम समझते हैं कि ऑफशोर फंड क्या होता है और ऑनशोर फंड क्या होता है। ऑफशोर फंड ये वो फंड होता है जो कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो फॉरेन कंपनीज में तो उस केस में उसको बोला था ऑफशोर, और अगर आप इंडिया की कंपनीज में और अगर आप इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस केस में बोला था उसको ऑनशोर। तो पहले क्या रहता था कि आपको ऑफशोर फंड में अगर इन्वेस्ट करना पड़ता था तो आपको जो मैनेजर है वो हमारे इंडिया से ही होना पड़ता था, लेकिन अब जो है आफ्टर दिस रूल ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है वो फंड मैनेजर हमारे इंडिया से नहीं भी हो सकता, आउटसाइड हमारे होम जुरिडिक्शन के भी हो सकता है। तो ये कहना है आरबीआई का। इसके अंदर जो अनलिस्टेड कंपनीज है, ये तो लिस्टेड कंपनी के लिए हमने बताया, जो अनलिस्टेड कंपनी है अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग आईएफएससी गिफ्ट सिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आरबीआई की पेनल्टीज और लाइसेंस। तो पेनल्टीज पढ़ाई हुआ मतलब बनता नहीं है क्योंकि इसमें मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ में दे चुका हूँ कि पीएनबी में लगाए 1.31 करोड़। फिर ये नॉन कंप्लायंस जो रहता है ये आपको याद हो पाता तो सही है, अगर याद नहीं हो पाता तो भी इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इसमें पूछने के चांस कम है, लेकिन तब भी मैं बोलूँगा कि आप इसको याद कर लो, बाकी आप इसमें कुछ समझने लायक कुछ है नहीं तो आप इसको पीडीएफ के थ्रू ही कवर कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो लाइसेंस है वो पढ़ते हैं। तो लाइसेंसिंग में पढ़े तो इसमें जो कोजरी है जो बैंगलोर बेस्ड इंश्योरेंस स्टार्टअप है, इसको आईआईटी की तरफ से लाइसेंस मिला है कि ये जो है डायरेक्ट बुकिंग का लाइसेंस मिला है कि अब जो है ये जनरल इंश्योरेंस या जो लाइफ इंश्योरेंस है वो बेच सकता है, ठीक है। तो ये इसको लाइसेंस दिया गया है। इसके बाद अमेजॉन पे एडिन जो है नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है और बिल टैक्स के बारे में आपको पता होगा, तो इनको जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला हुआ है। तो इसमें जो अमेजॉन पे और एड्रीन है इनको ऑनलाइन इंपोर्ट का लाइसेंस मिला गया कि ऑनलाइन इंपोर्ट अगर कर रहा हो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे तो इनको इसके लिए लाइसेंस मिला गया। और बिल्डेक्स को लाइसेंस मिला है कि बोथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया गया है। उसके बाद कैश फ्री की बात करें तो कैश फ्री, हिताची पेमेंट सर्विस और सब पैसा ये सबको भी जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है। लेकिन इसमें जो हिताची है इसको जो है ऑनलाइन पेमेंट का ही लाइसेंस मिला है, ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। और किसी बंदे को पेमेंट एग्रीगेटर नहीं पता तो बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी जगह पे पेमेंट करने जाते हो, आप शॉपिंग में पेमेंट करने जाते हो या कहीं पे भी पेमेंट करने जाते हो, आप इवन जब फॉर्म भी भर रहे हो एग्जाम का तो आपको उधर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऊपर से यूपीआई, ई वॉलेट ये सब का ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन आने का कारण यही है कि जो आरबीआई है वो अलाउ करता है कंपनीज को कि वो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर बन पाए, मतलब पेमेंट करने के लिए अलाउ किया जाए। तो इसमें जो है कैश फ्री, उसके सब पैसा और फिर हिताची पेमेंट सर्विस को अलाउ किया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जुपिटर मनी जो कि एक तरह की नियो बैंक है, इनको अलाउ कर दिया गया कि ये जो है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकते हैं। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो यूपीआई वॉलेट है उसके साथ ये लिंक कर पाएंगे, जो भी जुपिटर मनी का जो यूपीआई वॉलेट है उसके साथ लिंक कर पाएंगे, और जिसकी वजह से जो भी यूज़र है वो डिजिटल वॉलेट यूज़ कर पाएंगे जो कि लिंक रहेगा यूपीआई के साथ। तो ऐसा कुछ आरबीआई ने जो है लाइसेंस दिया गया है। उसका जय किसान जो कि महाराष्ट्र बेस्ड स्टार्टअप है, इसको एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया है बाय आरबीआई। उसके बाद इंडस बैंक को म्यूचुअल फंड बिजनेस फॉर्म करने के लिए आरबीआई का लाइसेंस मिला है। नेक्स्ट जो है टेकफिनी जो कि एक तरह का मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, इसको जो है यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर
यूपीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइसेंस मिला है और ये आरबीआई के थ्रू नहीं दिया गया, ये एनपीसीआई के थ्रू दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट एंड सर्विस लिमिटेड को जो है आरबीआई के थ्रू लाइसेंस मिला गया है। ठीक है, तो ये भी कुछ ज़्यादा इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें तो जियो फाइनेंस की, ओके सॉरी, तो टाटा नहीं था, वो जियो फाइनेंस था। तो जियो फाइनेंस को भी लाइसेंस मिला है सेबी की तरफ से कि वो म्यूचुअल फंड बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, वो टाटा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट चले तो कैंसिलेशन में आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे जो है कैंसिल हुए हैं और इवन कैंसिलेशन से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि पूछ लिया, अगर कोई मेजर बैंक का अगर कैंसिल किया गया हो तभी जो है क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया हमारा जो भी आरबीआई न्यूज़ था 6 महीने लास्ट 6 मंथ में, जो भी मैं आपको समझाया, मैं होप करता हूँ जो आपको समझ आया। और हमने कोशिश की है कि हम थोड़ा डिटेल में जो लास्ट 3 मंथ वाला है वो कवर करें और कुछ जो कंटेंट है जो एग्जाम में नहीं पूछ रहा था जो ज़्यादा डिटेल में, उसको हम डिटेल में ना कवर करें। ठीक है, सो अगर वीडियो चला तो लाइक कर देना और ऐसे पकड़ने देख रहे हैं सब्सक्राइब चैनल। और अगर आपको इसका कंटेंट अगर चाहिए होगा, अगर इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको अगर कंटेंट चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें जो है बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको इसी फॉर्म में जो लॉन्चेस है वो सब कुछ दिए गए हैं। सो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।